सीरीज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं पुणे, जहां पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं हम हैं फ्लेम यूनिवर्सिटी में। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी हैं। काफ़ी सालों से मैं उनको ट्रैक कर रहा हूं और आप उनको टीवी पर कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज हम एक अलग तरीके का इंटरव्यू करेंगे उनके साथ और जानेंगे कि इस समय मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस समय वो दुनिया को और इंडिया को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनीष चोखानी की। मनीष, नमस्ते अनुज। थैंक यू सो मच हमको यहाँ इनवाइट करने के लिए। नहीं, थैंक यू, आप सब आए यहाँ पे। मनीष चोखानी इनाम के को लीड किया था इन्होंने, और उसके बाद जब इनाम और एक्सिस सिक्योरिटीज का मर्जर हुआ था तो एमडी और सीईओ थे, और अभी फ्लेम यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी पे हो। गवर्निंग बॉडी में क्रिएशन निमेश भाई का है। क्रिएशन निमेश भाई का है। ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा इनाम ग्रुप काफी इन्वॉल्व सब लगे हुए हैं। और मनीष, पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है आपने। मतलब एक देखकर मुझे लग रहा है, हमारे जमाने में तो ये सब था नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये लग रहा है कि हमारे बच्चों के लिए एटलीस्ट अब हमको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटी। निमेश भाई का थॉट वही था जब उन्होंने ये यूनिवर्सिटी चालू की कि इन्वेस्टिंग में जैसे हम काफी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो जो लिबरल आर्ट्स जो अमेरिका में काफी पॉपुलर है, कि क्यों ना उस तरीके के एजुकेशन को यहाँ प्रोवाइड किया जाए। तो हर रकम के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल किए जाए और ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए कि वो नौकरियां नहीं ढूंढें और यहाँ से अमेरिका ना चले जाएं, और यहाँ पे रह के लीडरशिप पोजीशन अपनी बना के बरकरार करके एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा करें। सो उस हिसाब से ये जगह करीब 100 एकड़ पर क्रिएट हुई है। 1 मिलियन स्क्वायर फुट, तो खैर यू कैन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हम वॉक करके देखेंगे भी। करीब 3000 बच्चे रेसिडेंट्स में यहाँ पे रह के अंडर ग्रेजुएट पढ़ते हैं। MBA प्रोग्राम भी है। 10:1 स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है। तो 300 प्रोफेसर हैं, जिसमें से 1/3 रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज विद आईवी लीग और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, उस तरीके के लोग यहाँ पे आके तो ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने। एंड हमारी ये कामना है कि हिंदुस्तान में ऐसे 10, 15, 20 और बने। एंड वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट वी कैन। वेस्ट में, नॉर्थ में जैसे अशोका यूनिवर्सिटी हमारे अच्छे दोस्त ने आशीष धवन ने वहाँ भी चालू की है। ऐसे और बहुत बने। एंड खैर हम तो बात करेंगे ही अभी की, जैसे इंडिया का वक्त आ रहा है। ये एक फाउंडेशनल बिल्कुल काइंड ऑफ पिलर है। मैं एक्चुअली उसी पे आ रहा था कि क्या ये एक इंडिकेशन है मनीष की अब इंडिया का वक्त आ गया है। और हम ये कहते रहते हैं क्योंकि ये आपको लग रहा है कि इंडिया का यूएस मूवमेंट है, जो यूएस शायद 100 साल पहले या मतलब देख चुका है ऑलरेडी। सो होप तो यही है हमारी। एंड मैं भी करीब 35 साल से मार्केट में हूँ। एंड इंडिया में हम इतने सालों फॉरेनर के पीछे जाते थे टू ट्राई एंड गेट विदेशी निवेशक इनटू इंडिया, और हरदम यही सुना जाता था कि आपके एंटरप्रेन्योर तो बहुत बढ़िया हैं, कंपनियां बहुत बढ़िया हैं, बॉटम अप स्टोरी बहुत ग्रेट है इंडिया में, पर जो टॉप डाउन है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑयल है या आपके फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट के PNL में है, वो फिक्स नहीं हो रहा है। तो ये पिछले सालों से जो काम हो रहा है अपने देश में, आई थिंक वो मैक्रो में भी काफी होप हमें दे रहा है। और जिस तरीके का इंटरनेशनल वातावरण बना है उसमें भी ये देखने आ रही है कि जैसे US हो या यूरोप हो या जापान हो, चाइना हो, सब में एजिंग पॉपुलेशन है, डेट है, और डिस्ट्रप्शन जो आ रहा है, जो हमारे देश के तरफ से भी काफी हम भी प्रगति कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि ये इंडिया की अगले 1-2 दशक इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। एंड जैसे आपने सही कहा, वी ऑल होप कि नॉट जस्ट ये डिकेड बट अगले 2 डिकेड इंडिया के हक में रहे। ओके, मैं आपने एक यही फ्लेम यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन इस वीकेंड पे की थी, तो मैं उसको पढ़ रहा था और 173 पेज की आपकी प्रेजेंटेशन थी। तो काफी टाइम लगा मुझे उसमें मिलने में। मुझे ना उसमें सबसे अच्छी जो चीज लगी, अच्छी कह लें उसको या रिलेटिवली कह लें, आपके हिसाब से अब डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और इमर्जिंग मार्केट खासतौर से इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा आपके हिसाब से? स्पेशली इंडिया को, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में भी जैसे रशिया है वो एक्सक्लूड हो गया है ब्रिक्स में से। चाइना के प्रति तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वो सबको पता ही है। ब्राजील में भी काफी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। तो इंडिया इज स्टैंडिंग आउट एज अ बिग होप। और जैसे सबका ये मानना है कि आज हम 5th रैंक पे पहुंच गए हैं और तीसरे पे अगले 3-4 साल में पहुंचेंगे, वी बिकम द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ये जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर आप
8% 6% नॉमिनल ग्रोथ करते जाएं तो 250-300 बिलियन जीडीपी ऐड होती है दुनिया में, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और जो भी वेस्ट में जैसे एजिंग डेमोग्राफिक्स है, तो उनकी फैक्ट्रियों में या उनके जो सर्विस सेक्टर में, आईटी में या बीपीओ बैक ऑफिसेज हैं, स्केल में अगर मैन्युफैक्चरिंग करना हो या स्केल में सर्विसेज करना हो तो वो स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर उन्हें यहीं मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग भी जैसे मोदी जी ने जाके यूएस के साथ अब ये जो पार्टनरशिप है काफी डीपन करी है, सो इट इज अ रीजन टू बी वेरी होपफुल। ओके, एक और आपने प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कि ये जो यूएस में अब इस समय जो फेड कर रहा है और जो एक काफी वहां पर मार्केट जो है बहुत ज्यादा नैरो हो गई है और ये काफी खराब एंड करेगा और एक लंबी बेयर मार्केट की तरफ यूएस जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो ऐसे में एक यूएस में अगर लंबी बेयर मार्केट आएगी तो बाकी कंट्रीज में इंडिया आइसोलेशन में कैसे चलेगा? ये 2001 में अगर आपको याद होगा कि जब .com बूम हुआ था और टीएमटी का जब बबल बना था, उसके 10 साल बाद नैस्डैक में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई एंड उस दशक में हार्ड एसेट्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स में काफी उछाल आया था। सो इसमें एक स्टेप अगर मैं पीछे लूं आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए, कि 70s में गोल्ड स्टैंडर्ड को ब्रेक किया गया एंड ब्रेटन वुड्स एक अग्रीमेंट की जिसमें हर करेंसी को डॉलर के सामने पैक किया गया। बिल्कुल, जो पहले गोल्ड के साथ पैक होता था तो $1 के पीछे 1 यूनिट ऑफ गोल्ड रहता था। जब से उन्होंने उसे ब्रेक किया, हर डिकेड में, क्योंकि एक्सेस मनी प्रिंटिंग चालू हो गया, यूएस को लाइसेंस मिल गया, तो 70s में वहां भी निफ्टी 50 बने थे। डिज्नी है, कोडैक है, दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, जीरोक्स, और ये सब आप देखें जो टॉप बने 1973-74 में, वो फिर 30 साल तक आए नहीं और काफी तो ये कंपनियां ही खत्म हो गई। वो बढ़ते बढ़ते जब वो रोलिंग एसेट बबल चालू हुआ, वो अगले गोल्ड और सिल्वर में गया और वो जो टॉप बना 1980 में, फिर 30 साल तक गोल्ड की और सिल्वर की मंदी रही। वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा तो 87-88 में ताइवान, जापान में जो टॉप बना, वो आज आप देख रहे हैं 35 साल बाद जापान इज कमिंग बैक टू दैट नंबर। फिर घूमते घूमते 90s में आया और टीएमटी बबल हुआ। सो इस प्रकार की जो रोलिंग बबल्स हैं, जिसके हम बेनिफिशियरी थे 2001 से 2010 वाज इमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटीज, वो साइकिल रिपीट होने जा रहे हैं। कि जो लास्ट स्टेज में जो 4-5 शेयर पकड़ के रखते हैं मार्केट को, एंड दे आर ऑल ग्रेट कंपनीज, लेट्स नॉट फॉरगेट, वैल्यूएशन की गलती कंपनी नहीं करती है, इन्वेस्टर करता है। तो आज जैसे द बेस्ट कंपनी इन एआई इज एनवीडिया एंड 40 टाइम सेल मल्टीपल पे है, जैसे टेस्ला हो गया था 2-3 साल पहले इन ईवी। तो भाव अगर हम गलती करते हैं, बबल क्रिएट करते हैं, तो मार्केट इज ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग। ये आपके हिसाब से एक नेट एक लॉन्ग टर्म टॉप बनने की तैयारी हो रही है। ऑलवेज अ बबल इज फाउंडेड इन अ ट्रुथ, कि ये फ्यूचर है यहाँ पे। बट उसको हम जब एक्सेस खींच के भाव गलत करते हैं, देन द इन्वेस्टर सफर्स। कि जो टीएमटी के बबल में भी जो शेयर घटे थे 2001 में, कंपनियां तो सॉलिड थी, वहीं से गूगल और अमेजोन निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक दो ही रह जाती हैं, उसके बाद बाकी सारी की सारी जो है, इवन इंडिया में भी ये प्रोसेस हमने देखा था। एग्जैक्टली, वो सब सिल्वर लाइन वगैरह कहीं नहीं है, वो लेकिन नहीं, और इन्फोसिस, टीसीएस सब आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। तो कंपनियां ठीक है, और अगर जैसे मार्क फेबर का बहुत बढ़िया कहना है कि बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में प्रमोटर के पास विजन होता है और इन्वेस्टर के पास पैसा होता है, और एंड ऑफ साइकिल में इन्वेस्टर के पास विजन होता है और प्रमोटर के पास पैसा चले जाता है। बिल्कुल। चलिए तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से चलेंगे हम थोड़ा दूसरी जगह चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, हमने सोचा यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब हम जाएंगे एक और स्पेशल लोकेशन में, तो चलते हैं अब उस लोकेशन में और इस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम आ गए हैं यहाँ के एक बहुत ही शानदार, और मैंने पूरा ये कॉम्प्लेक्स देखा है, बहुत ही शानदार, पूरा इंटरनेशनल साइज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये पूरा 400 मीटर है ना, एथलेटिक ट्रैक। हाँ, 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक है। आपके टेनिस कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, ओलंपिक साइज बास्केटबॉल कोर्ट देखा मैंने, बहुत शानदार था, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मनीष, हम बात कर रहे थे ग्लोबल सिनेरियो की, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया था, डॉलराइजेशन, उसको लेकर। अभी इंडिया में एक डिबेट चली हुई है, लॉजिकली अगर आरबीआई चाहे तो यहाँ से एक्चुअली इंडियन करेंसी काफी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन शायद वो करने नहीं देंगे और फोकस करेंगे कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को 1 ट्रिलियन या उसको क्रॉस कर दें। इस पर आपका काफी पैशनेट व्यू है, वो उस पर बताइए, क्या आपका व्यू है? तकलीफ में डलवाएंगे, क्योंकि ये
मेरा क्या मानना है कि जो 1991 में क्राइसिस हुआ था इंडिया में, जब हम फॉरेन एक्सचेंज से एकदम मीगर स्टेटस पे आ गए थे, उसने इतना बड़ा स्कार छोड़ा है हमारे पॉलिसी मेकिंग पे कि हमें लगता है कि कोई कहीं से पैसा नहीं मिलेगा जब बुरा वक्त आएगा। आज अगर आप दुनिया के 5वें नंबर के देश हो गए हो और 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और इसी सेंचुरी में हम फर्स्ट भी होने वाले हैं, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन दिस सेंचुरी। इट विल ओवरटेक चाइना एज वेल बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स। सी, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ है पॉपुलेशन में, एंड प्रोडक्टिविटी विल एनहांस विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग। बट एनीवे, वो डाइवर्ट नहीं करूँ। सो ये जो मानना है कि जब बुरा वक्त आएगा तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा। आप ये अब सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक भी बन गए। और जैसे आपने दोस्ती की है क्वाड में अमेरिका से या जापान से, जो नंबर 1 और नंबर 3 देश हैं, उनके साथ स्वैप अग्रीमेंट हो सकते हैं। जैसे यूएई के साथ ये सरकार ट्राई भी कर रही है कि वी स्टार्ट एक्सचेंजिंग आवर करेंसी फॉर आवर ट्रेड। तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप तीसरे नंबर पे पहुंच जाएं और आपकी करेंसी क्लोज रहे और कन्वर्टेबल नहीं रहे। और जब करेंसी कन्वर्टेबल हो जाती है एंड पीपल बिलीव इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें 2-3 चीज होते हैं। एक तो ये रिजर्व्स का ओल्ड लेगेसी आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड। जैसे अमेरिका को रिजर्व रखने की कोई जरूरत नहीं, और चाइना के रिजर्व्स आर अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लसेस, एंड उससे उनको जो खरीदना है, जैसे वो ऑयल फील्ड खरीद लेते हैं, माइंस खरीद लेते हैं, लिथियम खरीद लेते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम भी सोचने लगे कि एज अ लीडर एंड नॉट एज अ फॉलोअर एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड, देन there is a chance for interest rate also to fall in India to global level, make the industry more competitive and allow you to start exporting more also. तो ये एकदम उल्टा दृष्टिकोण है फ्रॉम कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से। जैसे हमारा इतना एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो ये बहुत पुरानी सोच है कि अगर वीक करेंसी से एक्सपोर्ट बढ़ते तो चाइना के पहले तो जर्मनी वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। अगर वीक करेंसी वाज द वे आउट, तो मे बी Bangladesh should have been the largest exporter in the world. Currency only passes your purchasing power to the buyer. आपके लिए जैसे मोटरसाइकिल आप खरीदते थे 40,000 की, आज वो 1 लाख की हो गई। आपकी परचेजिंग पावर गई और वो आपने ट्रांसफर कर दिया आपके अमेरिकन बायर को। तो आप नंबर 3 देश नहीं बन सकते जब तक आपकी करेंसी स्ट्रांग नहीं हो। एंड करेंसी एक्सपोर्ट्स इज डिपेंडेंट नंबर 1 ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 ऑन व्हाट स्केल यू कैन प्रोवाइड। आज चाइना +1 भी अगर कहते हैं, यहाँ पे स्केल ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए करेंसी को, आप यहाँ से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन टन कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे जब फैक्ट्री नहीं लगी। सो इट इज कोरिलेटिंग विथ इन्वेस्टमेंट एंड विथ इम्पोर्ट। जैसे रिलायंस तेल बाहर से मंगा के यहाँ रिफाइन करके वापस भेजता है, अब वो कुछ भी हो जाए करेंसी में, उनके वैल्यू एडिशन तो 5% है। या जेम्स एंड ज्वेलरी बाहर से इम्पोर्ट होके प्रोसेस होके वापस चले जाते हैं। इट इज नथिंग टू डू विथ करेंसी। आज जो हमारी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी इतनी बड़ी है, एक्सेंचर ने यहाँ पे आके खोल के यहाँ से एक्सपोर्ट किया। अब उनके लिए भी जो प्राइसिंग है, इन्फोसिस की भी जो प्राइसिंग हो तो सेम है। उन्होंने तो आके नहीं कहा कि आप करेंसी दबाओ और हमें और प्रोडक्शन करके दो उसी भाव में। आप कह रहे हैं सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। हाँ जी। तो और वो डेमोग्राफी का उसको एक फायदा मिलेगा, तो उसको लीड क्या करेगा? क्या सेक्टर्स होंगे, क्या नए सनराइज सेक्टर्स आएंगे जो लीड करेंगे? क्या बहुत आएंगे अनुज जी। अगर आप 30 साल पहले ही देखते कि हम कहते थे कि इंडिया में टेलीफोन नहीं मिल सकता है, 40 मिलियन तो फोन होते थे इंडिया में, कि पैसा ही नहीं है, इंडिया कैसे करेगा ये। आज इतने सरप्लस फोन है कि आप हर 3 साल में अपना फोन बदलते हैं, और लाइन की तो खैर कमी नहीं है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। एक दूरदर्शन का चैनल होता था, एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी। तो ये जो प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट आएंगे एंड प्लेथोरा ऑफ न्यू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, जो हमें आगे एकदम प्रोपेल कर रहे हैं, कि जिस देश में फोन नहीं था आज वहाँ वायरलेस हो गया, 4G हो गया। सेम वे जिस देश में गाड़ी की कमी थी, यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, लिथियम डिस्कवरी हो गई है जम्मू में, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन के तरफ काम कर रहे हैं हमारे जो बड़ी कंपनी है, एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी। फिर जो AI से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपके सॉफ्टवेयर कंपनी ये नहीं कि नीचे के लोग खाली कोडिंग ही करते रह जाएंगे, वो और काम कर पाएंगे। सो काफी
नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए रकम के कंजम्पशन पैटर्न होंगे, क्योंकि हर माने फैमिली की यही चाह है, बच्चे अच्छी जगह में पढ़ें, पेरेंट्स को अच्छा हेल्थ केयर मिले, वी लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। और 1 बिलियन लोग जो आज कंजम्पशन ब्रैकेट में है ही नहीं, वो जब उठेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सोच सकते हैं। एक नंबर आपको दूंगा, सारे हिंदुस्तान में गरम देश है हमारा, 6 मिलियन या 7 मिलियन एयर कंडीशनर बिकते हैं साल में। चाइना का नंबर अगर आप गेस करें, इससे 30 गुना बढ़ा है, 210 मिलियन एसी बिकते हैं साल के। ये आज इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बट ये हमारे लाइफ टाइम में हुआ। मैं 4 व्हीलर का भी देख रहा था, नंबर ऑफ कार्स, मतलब 2 व्हीलर में हम उनके बराबर आ गए हैं। 2 व्हीलर एक्चुअली दे पीक्ड एट 26 मिलियन, फिर वो घट के नीचे आए क्योंकि अब सब गाड़ी खरीदने लगे। तो हम अभी भी उनका मेरे ख्याल से तो हम 10% पे भी, जैसे गाड़ियों में मैं 90s में मैं भी ट्रैक करता था, इंडिया चाइना 1 मिलियन गाड़ी बेचते थे। चाइना वेंट टू 26 मिलियन कार, और किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यूएस का गाड़ी का सेल 16 मिलियन पे आके रुक गया, 16-17 मिलियन, चाइना 26-27 पे। आज हमारा नंबर 3.5 मिलियन, यानी कि 9 गुना ज्यादा गाड़ी बिकेंगे। गडकरी जी रोड बना रहे हैं हमारे लिए, और ये 9 गुना ज्यादा जो गाड़ी बिकेंगे, ये मारुति नहीं होगी ना, ये टोयोटा करोला के इक्विवेलेंट कार होगी, जो 3 बॉक्स कार कहते हैं। तो उसके भाव भी 3 गुना और वॉल्यूम 9 गुना, तो 27 गुना बड़ी कार मार्केट होगी यहाँ पे। तो इस समय लिस्टेड मार्केट में अभी भी जो करंट बुल मार्केट चल रही है ऑटोज में, ये आपके हिसाब से अभी भी अर्ली स्टेजेस पे, इसका मतलब सी अब विच कंपनी विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा, सर्विसिंग भी होगी इनके, तो काफी कंपनियां हैं ना, आई डोंट वांट टू टेक कंपनी नेम, कंपनी नाम, बट ये जैसे ट्रेंड है, जब कंजम्पशन चालू होगा, certain proportion will go to EV, some will come to petrol, some will come to even CNG, then you will have to get it serviced. Second hand car market will become very very large. तो ये पूरा साइकिल बनते बनते बनेगा। उसका एक उदाहरण जैसे देता हूँ, जब अर्ली टेक्नोलॉजी आई फिनटेक में, सबने सोचा कि अब सारे बैंक खत्म। आज देखने जाए कि बजाज फाइनेंस हो या HDFC हो या SBI हो, सब ने वो फिनटेक को अपने अंदर कर लिया। बिल्कुल। क्या आपने सोचा था 5 साल पहले कि SBI में योनो सबसे क्रिएट होगी, फॉर एग्जाम्पल ICICI को कम्पीट कर रहा है। सो जो भी एजाइल मैनेजमेंट है और जो अच्छी मैनेजमेंट है, वो ये सब चीजों को एंटिसिपेट करेगी, अडेप्ट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। हम तो इन्वेस्टर खाली ट्रेंड देखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड जो मैनेजमेंट इसको समझ के अडेप्ट कर पा रही है और एग्जीक्यूट कर पा रही है, उसके पीछे लगे रहे। एक बहुत फैसिनेटिंग नंबर आपके प्रेजेंटेशन में था सोलर को लेकर, कि जो वो आपने उसको ट्रांसलेट किया है इनटू कि पूरे मैनकाइंड का अगर एनर्जी कंजम्पशन लिया जाए, तो 1 दिन की सनलाइट से 1 घंटे की सनलाइट, 1 घंटे में, 1 घंटे की, इतना भगवान ने और कुदरत ने हमें दिया। और वो आप कह रहे हैं कि जो कॉस्ट हमने सोची थी, उससे हम मल्टी डेकेड्स अहेड आए, मच अहेड। तो इसमें अपॉर्चुनिटी फिर क्या उन कंपनियों के लिए जो पावर को यूज करती है ना, एग्जैक्टली, उनको, उनके लिए, लेकिन तो क्योंकि सब फोकस कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी उसके ऊपर, तो उससे बेटर तो उनको उन पर फोकस किया जाए जो यूज कर रहे हैं उसको। इजी वे टू थिंक, जैसे जब इंटरनेट आई, तो इंटरनेट का फायदा किसको हुआ? जो इंटरनेट यूज कर रही है कंपनी। इंडिया की सॉफ्टवेयर सेक्टर ही नहीं चल पाती ना अगर इंटरनेट नहीं होता। नहीं तो हम तो फिक्स लाइन, वो क्या बोलते हो, VSNL के टावर लगा के वी लाइन या जो भी चलता था उस पे होता। या हमारी जो इंडस्ट्री थी फाइनेंशियल सर्विसेज, हम फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे सर्विस करते हो, रिसर्च रिपोर्ट भर के पैकेट में डाल के कोरियर करते थे रिसर्च रिपोर्ट। अब इंस्टेंटली सब जाता है, इंस्टेंटली ऑर्डर आता है, और इंडस्ट्री 10 गुना हो गई। वॉल्यूम इतना बढ़ा कि जब आपके ब्रोकरेज रेट माने 1% होते थे या 100 बेसिस पॉइंट, वो आज 7-8 बेसिस पॉइंट पे हैं, स्टिल द इंडस्ट्री थ्राइविंग। सो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी हमने जैसे सोचा नहीं था कि वॉइस टेलीफोनी कैन बी फ्री, इट्स वर्चुअली फ्री नाउ। 16 रुपए के मोबाइल फोन कॉल होते थे, इनकमिंग भी होता था उस समय, और हम डरते थे वो फोन उठाने से कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं। मोबाइल लेके फॉरेन जाने में तो एकदम आत्मा कांपती थी कि क्या बिल आएगा पता नहीं। आज यू डोंट थिंक अबाउट इट, सर डेटा इट्स ऑलवेज ऑन। एनर्जी आज जो हमारी बोलते हैं अखिलेस हील है कि हिंदुस्तान 6% GDP का, यानी कि ऑलमोस्ट 200-250 बिलियन डॉलर साल का बाहर जा रहा है टू पे फॉर ऑयल इम्पोर्ट। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ सोलर एंड हाइड्रोजन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कंट्री। फिर ये रुपया का वीक करना है, एक्सपोर्ट करना है, लो करना है, हाई करना है, डिबेट ही खत्म हो जाएगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा रुपी। सो खैर ये ऐसी लंबी टॉपिक है कि नहीं, as you know, I'm passionate about it. वो इसीलिए मैंने देश को गरीब करते जाने में कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलिए, खैर काफी पैशनेट है मनीष जी इस चीज को लेकर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम वॉक करेंगे और
एक और ब्यूटीफुल जगह चलेंगे, फ्लेम यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त मौर्य, मनीष, बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हमारा गोल्डन ईरा। एब्सोल्युटली। नॉर्थ में जैसे आपको सबको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, वो जो ऐसा ईरा था कि, और साउथ में चोला एम्पायर था कि वहां से लोग आते थे इंडिया की खोज में, राइट। जो क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे, अमेरिका ढूंढने नहीं गए थे, वो इंडिया ढूंढने गए थे। वास्को डी गामा क्यों घूम के आए थे? क्योंकि ये जो देश है, दिस वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर एजुकेशन, फॉर ट्रेड, पीस लविंग। हम कहीं नहीं गए किसी और देश पे कब्जा करने, तो इसलिए लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होके आते थे। और ऐसा वातावरण इसीलिए यहाँ बनाया है। हर एक बिल्डिंग में आप देखेंगे कालिदास सेंटर में आर्ट्स है। हम जो एजुकेशन सेंटर में थे एग्जीक्यूटिव में, वो विक्रम साराभाई के नाम से वो हॉल है। और ये जो एमपी थिएटर है, ये चंद्रगुप्त एमपी थिएटर इसको नाम दिया है। तो बच्चों को काफी आनंद आता है यहाँ। थिएटर भी करते हैं, स्पीचेस भी करते हैं, ओपन फोरम है एकदम सबके लिए, तो बहुत अच्छा वातावरण है। चलिए, तो मैं एक चीज अब पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब तक के इंटरव्यू में ये चीज तो क्लियर हो गई कि आप इंडिया पर बहुत बुलिश हैं, और आप ऑब्वियसली अब ये मान रहे हैं कि इस सेंचुरी में अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो मतलब इंडिया का गोल्डन पीरियड अब शायद शुरू हो रहा है। और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी लकी है एक तरीके से, जो इस ईरा में पैदा हुई है। तो अब इन्वेस्टिंग यहाँ पर इस समय किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिंग रूल्स हैं वो शायद इतने एप्लीकेबल ना हो आज की मार्केट में। तो आपके हिसाब से अब अगर बड़ा पैसा बनाना है तो किस तरीके से फोकस करना होगा? आपने कहा जो स्टैंडर्ड रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कि ऑलवेज जो रूल्स हैं कि आपको जो समझ में आता है आप वही करिए। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जिसे हम कहते हैं, कि जो अगर आप इंजीनियरिंग करें हैं और आप सोचे कि मैं जाके आर्ट खरीदना चालू कर दूं, तो वो तो नहीं होगा। सेम वे जो आर्ट का स्टूडेंट है वो जाके सोचे कि मैं एआई को समझ के मैं सबसे ज़्यादा पैसा उसमें कमाऊंगा, वैसा भी नहीं होगा। तो सर्कल ऑफ जो भी आप समझते हैं उसको, इन्वेस्टिंग ऐसा वंडरफुल प्रोफेशन है कि आप हरदम सीखते रहते हैं। हम लोग सब भी यहाँ सीखने आए हैं कोर्स में, इसीलिए आप भी यहाँ आए हमें मिलने। तो ये 99 साल में जैसे चाली मंगर साहब हैं, वो आज तक कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और हम सीख रहे हैं, इसीलिए वो यंग रहते हैं। तो ये जो टाइमलेस लेसन है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, व्हेन यू आर बाइंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है। एक बार आपने खरीद लिया, उसके बाद तो सब भगवान की दया। मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, कंपटीशन क्या करता है, रेगुलेशन क्या होता है। सो परचेज प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अब देश में अगर भरोसा है कि ये स्टेबल देश है, बढ़ने वाला है, तो डोंट गेट शेकन फ्रॉम योर पोजीशन। जो भी अच्छी बिजनेस आपने ढूंढी है उसको आप पकड़ के रखें। और जो भी लेजेंड्स यहाँ पे हैं, आप देखेंगे हमारे इंटरव्यू के बाद 10-10, 20-20 साल, जैसे राकेश जी ने टाइटन रखा, एनएम फैमिली ने इन्फोसिस रखा, वेल्थ क्रिएशन वहां से होता है। ये 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में ले लिया, बेच दिया, उससे एक तो आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा, दूसरा आप टैक्स भी भरोगे, और अच्छी बिजनेस जो है वो तो चलती रहती है। जैसे बजाज फाइनेंस पिछले दशक में, पूना की जो कंपनी है, ऑलमोस्ट 100 गुना से, आई थिंक मच मोर देन दैट इज द रिटर्न इन द लास्ट डेकेड। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत है। इन्फोसिस खुद है, कोटक। सो इन्वेस्टिंग इज सिंपल, यू आर टेकिंग एसिमेट्रिकल बेट, ऑड्स हैव टू बी इन योर फेवर। एंड जो लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं, उनको ये चाहिए कि जब चीज बहुत ही खराब से, हम कहते हैं इंग्लिश में, when you go from terrible to bad, that is also rate of change, you make money. But the big money is made when you can buy अच्छी कंपनी और उसको पकड़ के रखें, और वो अपने सेक्टर की लीडर हो और या ग्लोबलाइज भी अगर हो जाए, मैसिव वेल्थ क्रिएशन वहाँ होता है। एक आपका प्रेजेंटेशन में मैं एक ऑब्जर्वेशन देख रहा था, एज ऑफ सीईओज। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं मतलब देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कैच देम यंग, मतलब जो 40s में सीईओज हैं वो, क्योंकि आपने एग्जांपल दिए अजीम प्रेमजी का 1990s में, जब उनकी एज 46 साल की थी, मूर्ति की एज 45 साल की थी, नंदन की एज 36 साल की थी, सुभाष चंद्रा पीक ऑफ जी जो हमने 90s में देखा था 41 ईयर्स थे, वाईसी देवेश्वर साहब आईटीसी के 44, दीपक पारिक आदित्यपुरी 40s में थे, किशोर बियानी 40 में, भास्कर भट्ट 46 थे। ये अगले दशक के हैं। हाँ, 2000 से 2001 वाले हैं। अब उसके बाद किशोर बियानी, भास्कर भट्ट, उदय कोटक,
विवेक चांद सहगल, आनंद महिंद्रा, मुकेश भाई, ये सब उस दशक में। मैं ऑलमोस्ट अब इस एज में पहुंचने वाला हूँ, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब गोल्डन ईरा आ गया। गोल्डन ईरा आ गया, या तो बहुत लेट हो गए, दो में से जो भी समझ लें। लेकिन आपने एक जो इंटरेस्टिंग चीज कही है कि जब वो 40s में थे तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी माइंड बॉगलिंग। और जो पिछले दशक का आपने एग्जांपल नहीं दिया कि जो संजीव बजाज, राजीव जैन, जिन्होंने उसका फिगर होगा, मयंक हाउ मेनी टाइम्स बजाज फाइनेंस वेंट अप इन दैट डेकेड? 74 टाइम्स, नवीन फ्लोरिन 54 टाइम्स, पीआई इंडस्ट्रीज मयंक सिंघल 38 टाइम्स, बर्जर पेंट्स अभिजीत रॉय 23 टाइम्स, भी होगी, वरुण बेरी 48 इयर्स के थे 20 टाइम्स, और संजीव बिखचंदानी 48 इयर्स के 13 टाइम्स। पिछले डेकेड में एक्चुअली पीपल मिस्ड जो इंडिया का व्हाट वाज चंद्रशेखरन's एज व्हेन ही वाज लीडिंग टीसीएस, और टीसीएस ने क्या परफॉर्मेंस दिया, और आज जाके वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। बिल्कुल। सो इसका दो चीज है, एक तो ये एनेक्डोटल है, सो इट्स नॉट कि जो उस दशक का नहीं है वो नहीं कमाएगा। पॉइंट वाज कि जब आप किसी स्लाइटली अननोन चीज को लेते हैं तो उसमें अर्निंग तो आती है, पी मल्टीपल भी एक्सपेंशन होता है। तो जैसे सरकार कहती है डबल इंजन सरकार, तो डबल इंजन इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टिंग में डबल इंजन से बनेगा, आपका कंपाउंडिंग तो उसी से होगी। तो अगर आप 70 का पी का स्टॉक लेंगे तो और वो डी रेट हो गया तो कमाई नहीं होगी, बट 10 का पी लेंगे और वो 70 हो गया, असली कमाई तो वहां होती है। चलिए, बारिश रुक गई है तो थोड़ा वॉक करते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा। काफी आपने इतनी ब्यूटीफुल जगह बना रखी है, तो उसको थोड़ा सा एक बार जरा वो नीचे चलते हैं और बात करते हुए। तो अच्छा, थोड़ा सा ये मतलब मैं, अगर आप इसको नहीं आंसर करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन अभी कोई यंग एंटरप्रेन्योर लग रहा है आपको जिस पर आप लग रहा है कि ये बेट लगा सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन जो आपको लग रहा है कि इस समय उसी कैटेगरी में है जो जहां पर मैं आपको इनडायरेक्टली दूसरे वे में कहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। कि 3-4 जो थीम है इंडिया में बहुत पावरफुल है कि एक आपको पता है कि पूरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। जो हमारी सेविंग डायरेक्टली प्रॉपर्टी में या गोल्ड में जाती थी वो फाइनेंशियलाइज हो रही है। तो अगर ये थीम में आप देखें, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कि बैंक हो, एनबीएफसी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंजेस हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कितने प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन है फाइनेंशियल में। और अगर ये देश 15% ग्रोथ हो रहा है नॉमिनल, इनके प्रॉफिट ग्रोथ क्या हो सकते हैं अगले 5-10 साल में, जरा आप प्रोजेक्ट करके देखिए। और ये सब यंग कंपनियां हैं, कोई में सीईओ भी यंग है। एंड ये जो 40s का थीम मैंने दिया था, द थॉट वाज नॉट एज, इट वाज सी आप 30-35 के होते हैं तो थोड़े उतावले रहते हैं, रेस्टलेसनेस होता है थोड़ा, और वो मैच्योरिटी नहीं आती। और आप 55-60 के हो जाते हैं, बाय एंड लार्ज थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। तो जो गोल्डन ईरा है वो की समझ भी है और एनर्जी भी है, एंड ऑफ कोर्स द क्लियरिंग लाइन इज ऑलवेज इंटेग्रिटी, वो नहीं है तब तो हाथ भी नहीं जाना है। तो अगर ये 3 चीज कॉम्बिनेशन आ जाए तो मजा आता है। तो एक थीम फाइनेंशियलाइजेशन की है, एक थीम जैसे आपने देखा सरकार हर क्षेत्र से विड्रॉ करके प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे रही है, चाहे वो आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिजेस हो, रोड्स हो, सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आएंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन प्लेज हैं, इनमें काफी पैसा बनेगा। बिल्कुल। तीसरे जो प्लेटफॉर्म कंपनीज बन रहे हैं, दे प्राइसिंग में नॉट हैव बीन राइट, बट लॉट ऑफ दीज कंपनीज विल इवेंचुअली, जैसे कंसोलिडेट हो गए, 2 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर बाकी है, करेक्ट भी हो गए, करेक्शन भी हुआ। प्राइस आई एम नॉट येट कमेंटिंग, प्राइस यू टेक योर कॉल, बट व्हाट इज द रनवे जो ग्रोथ का है इनके सामने। और आज जो इंडिया का कंजम्पशन पिरामिड है वो बहुत छोटा है। हम कहते हैं ऊपर में 25 मिलियन फैमिली है जो ऑस्ट्रेलिया जैसे हैं, नीचे में 200 मिलियन फैमिली है जो फिलीपीन जैसे हैं, जो मोटरसाइकिल पे है, उसके नीचे जो 1 बिलियन है वो तो साइकिल पे या पैदल है। तो जैसे जैसे देश प्रगति करेगा और ये सब कंजम्पशन में आएंगे, तो जैसे हमने गाड़ियों का या एसी का एग्जाम्पल दिया, ईटिंग आउट का एग्जाम्पल अगर आप लें, उसमें डिलीवरी का एग्जाम्पल लें, तो इतने जो प्लेटफॉर्म प्लेस बने हैं, दे गो थ्रू हाइप साइकिल, देन दे करेक्ट, देन दे गो ओवर करेक्शन ऑल्सो। और वहाँ से अगर यू सी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक लीडर का है, इनके जो एथिक्स हैं ये एकदम ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन ठीक से करने वाले हैं, इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो तीसरा थीम एक वो हुआ, और चौथा हमेशा इंडिया में ये रहा है कि कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर में टूथपेस्ट और साबुन तो सबके पास है, बट जो नहीं है उस पर ध्यान दें। फ्रिज नहीं है, गाड़ी नहीं है, एसी नहीं है, मोबाइल भी खैर सबके पास हो गया, बट ये व्हाट वी कॉल नॉन डिस्क्रिशनरी की तरफ आप ध्यान दें। बिल्कुल। तो इतना अपॉर्चुनिटी है कि ये जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहते हैं, ये 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन ऐसे ही नहीं होगी ना। इसमें इतना प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, तो इट इज अ एक्साइटिंग पीरियड टू बी एन इन्वेस्टर। बिल्कुल।
चलिए फिर एक काम करते हैं, अब हम एक और ब्यूटीफुल जगह चलते हैं, फ्लेम यूनिवर्सिटी की, और बाकी की बातचीत मनीष के साथ वहां पर करेंगे।